कल से नए संसद सत्र का आगाज हो रहा है व्यूअर्स, लेकिन 10 साल के संसद के इस बार की संसद से क्या कोई अलग तस्वीर होगी? एक तरफ सरकार के लिए चुनौती है कि कामकाज का सत्र है तो कामकाज हो, दूसरी तरफ विपक्ष पूरे दमखम के साथ सदन में उतरने की तैयारी कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं विवेक चांडिल्य और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा डिबेट शो सबका हिसाब होगा। दरअसल संख्या बल इस बार विपक्ष को मजबूती दे रहा है, इसलिए ऐसे कई मुद्दे हैं जो लोकसभा चुनाव में सिर चढ़कर बोल रहे थे तो इसकी गूंज संसद में भी सुनाई देने की पूरे आसार है। विपक्ष जहां सरकार से अग्निवीर योजना, नई आईपीसी, नीट एग्जाम से जुड़ा मामला, मणिपुर के ताजा हालात से लेकर रेल दुर्घटना, गुजरात के राजकोट में गेमिंग जोन में हुई आगजनी जैसे मामले को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है, तो वहीं 17वीं लोकसभा में लोकसभा उपाध्यक्ष नहीं था। संभावना है कि इस बार लोकसभा उपाध्यक्ष भी होगा और यह इंडिया गठबंधन से हो सकता है। यही नहीं, कमजोर विपक्ष की वजह से पिछली लोकसभा में कोई भी विपक्ष का नेता नहीं था, लेकिन इस बार 10 साल बाद मजबूत विपक्ष का नेता भी होगा। इसलिए सदन में बीजेपी वर्सेस ऑल नहीं बल्कि एनडीए वर्सेस इंडिया की तस्वीर देखने को मिलेगी। तो सवाल है कि मोदी का रोड मैप तैयार है, विपक्ष का मिलेगा साथ या विपक्ष हंगामे की तैयारी में है? सवाल यह भी है कि पक्ष विपक्ष में तकरार होगा सिर्फ और सिर्फ, या संसद सत्र में हम कुछ काम भी एक्सपेक्ट करें? क्या काम की उम्मीद देश की जनता कर सकती है या सिर्फ हंगामे देखने को मिलेंगे? सवाल यह भी कि सबका साथ सबका विकास, तो विपक्ष को इस पर कितना विश्वास? पहले एक रिपोर्ट देखिए फिर आज की डिबेट। सह प्रायोजक जीवा आयुर्वेद 30 सालों से आयुर्वेदिक चिकित्सा में विश्वसनीय नाम। अठारहवीं लोकसभा के शुरुआती संसद सत्र का आगाज 24 जून से होने जा रहा है। नरेंद्र मोदी समेत सभी नए चुने गए सांसदों के शपथ ग्रहण के साथ सदन की कार्यवाही की शुरुआत हो जाएगी। लेकिन पिछले 10 सालों के संसद सत्र से ये संसद सत्र काफी अलग रहने वाला है। इसका सबसे बड़ा कारण है वो आंकड़े जो जनता ने अपने मैंडेट के जरिए दिए हैं। संसद पक्ष और विपक्ष मिलाकर संतुलित है, यानी सदन में विपक्ष संसद के पिछले 2 कार्यकाल से ज्यादा मजबूत और मुखर होगा। उनकी आवाज भी अब संसद में सुनाई देगी और सरकार को इस बार उनकी बातों को गंभीरता से लेना भी होगा, तभी संसद सत्र को सुचारू रूप से चलाने में मदद मिलेगी। दरअसल इस बार विपक्ष भी निचले सदन में संख्या बल के हिसाब से मजबूत दिखाई दे रहा है। जहां सत्तारूढ़ एनडीए की संख्या सदन में 293 है, वहीं विपक्षी खेमे की ताकत 232 है। ऐसे में संख्या बल के हिसाब से विपक्ष भी इस बार सरकार से बहुत पीछे नहीं है। संसद का सत्र कैसा होगा इसकी बानगी प्रोटेम स्पीकर के चुनाव में दिख गया। दरअसल विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने इस पद के लिए कांग्रेस सदस्य कोडिकुन्नील सुरेश के दावे को नजरअंदाज किया है। बहरहाल सोमवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन में मेहताब को लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के तौर पर शपथ दिलाएंगी। इसी के साथ संसद के दोनों सदनों में टकराव की संभावना भी दिखाई देने लगी है। इस सत्र में जहां एक और सरकार की प्राथमिकता नए लोकसभा स्पीकर का चुनाव, सदस्यों का शपथ ग्रहण से लेकर राष्ट्रपति का संसद के दोनों सदनों के लिए संयुक्त अभिभाषण और उस पर धन्यवाद चर्चा प्रस्ताव होना है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष ने अपने तीखे तेवरों से साफ करना शुरू कर दिया है कि वो जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर किसी भी तरह से सरकार के साथ रियायत बरतने के मूड में नहीं है। आने वाले दिनों में सदन में सबसे बड़ा मुद्दा नीट एग्जाम से जुड़ा मामला बनने जा रहा है। कांग्रेस ने पहले ही साफ कर दिया है कि वो इस मुद्दे को जोर शोर से उठाएगी। पार्टी नेता राहुल गांधी ने बाकायदा स्टूडेंट्स से बात कर उनसे वादा किया है कि वो इस मामले में न्याय दिलवाएंगे। विपक्ष जिन मुद्दों को लेकर संसद के बाहर मुखर नजर आ रहा है, उन मुद्दों को लेकर लोकसभा तक भी इसे जरूर पहुंचाएगा। वो कौन कौन से प्रमुख मुद्दे हैं ये भी जान लीजिए। अग्निवीर योजना, नीट परीक्षा में धांधली, पेपर लीक के बढ़ते मामले और 3 आपराधिक कानून जैसे मुद्दे अहम हैं। इसके अलावा भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर विपक्ष सरकार को घेरने की रणनीति पर पहले से ही काम शुरू कर चुका है।
इंडिया से अलग टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने भी प्रधानमंत्री को 3 आपराधिक कानूनों को लेकर लेटर लिखकर अपनी मंशा साफ जाहिर कर दी है। उन्होंने अपनी चिट्ठी में हड़बड़ी में पारित 3 नए आपराधिक कानूनों को टालने की अपील की है। ममता ने इन कानूनों के नए सिरे से संसदीय समीक्षा पर जोर देने की बात कही है। यानी कुल मिलाकर सरकार के लिए जहां विपक्ष को भरोसे में लेकर सत्र चलाने की चुनौती होगी, वहीं विपक्ष बेहद मजबूती के साथ सदन में उतरने की तैयारी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो इन्हीं सवालों के साथ डिबेट करेंगे और हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल मौजूद है। मेहमान हमारे साथ डिबेट पर जुड़ रहे हैं। प्रेम कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आर.के. मिश्रा जी, कांग्रेस के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कपिल श्रीवास्तव थोड़ी देर में जुड़ेंगे। रामकृपाल जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और साथ ही साथ हमारे साथ विजय शर्मा जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता बीजेपी के। सबसे पहले आर.के. मिश्रा जी, आपसे शुरुआत कर रहे हैं। क्या विपक्ष सुचारू रूप से मॉनसून सत्र को चलाने का भरोसा दिला सकता है? क्या ये माना जाए कि इस बार का सत्र हंगामे की भेंट नहीं चढ़ेगा और देश के लिए जो उपयुक्त फैसले हैं वो फैसले हो पाएंगे और जरूरी मुद्दों पर संसद के अंदर चर्चा हो पाएगी? आर.के. मिश्रा जी। कांग्रेस हमेशा से सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाती है। इस बार भी कांग्रेस पूरे खुले मन से समर्थन करेगी सदन को चलाने में, लेकिन सरकार की भी जिम्मेवारी होती है कि वह विपक्ष को साथ लेकर सदन को चलाए। और पिछले बार आपने देखा होगा कि ऐसा कई अवसरों पर देखा गया जब सत्ता पक्ष स्वयं संसद चलने देने को तैयार नहीं थी। तो इस बार मुझे लगता है कि सत्ता पक्ष को भी ये ध्यान में रखना होगा कि विपक्ष का सहयोग लें और सदन को सब मिलकर सुचारू रूप से चलाएं और देश की जो ज्वलंत समस्याएं हैं जिनके ऊपर चुनाव के दौरान बात हुई, उन सब पर काम करते हुए उन समस्याओं का समाधान ढूंढे। लेकिन सत्ता पक्ष को भी अपना अहंकार का त्याग करना होगा, जो पिछले सत्रों में आपको नहीं दिखा होगा। और जिस तरह से आपको ध्यान होगा कि सैकड़ों सदस्यों को, 1-2 नहीं बल्कि 150 से ज्यादा सांसदों को उन्होंने सदन से बाहर कर दिया था। तो उस तरह का तानाशाही रवैया सरकार को छोड़ना पड़ेगा, विपक्ष को साथ लेना पड़ेगा और कांग्रेस पार्टी खुले मन से सभी सकारात्मक मुद्दों पर बात करने सांसदों के निलंबन, देखिए सांसदों के निलंबन तक जहां की बात है तो समय समय पर सरकारों ने इस तरह के फैसले लिए हैं। राजीव गांधी सरकार में एक साथ 63 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया था। तो उस मुद्दे को ना छेड़े, उधर ना जाके हम वर्तमान की स्थिति में आर.के. मिश्रा जी बात करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। मैं ये कह रहा हूं, क्या एक बार फिर से मानसून सत्र हंगामे की भेंट चढ़ने वाला है? मुझे तो अपने अनुभव के हिसाब से और जो तस्वीर मैं देख पा रहा हूं, मैं अभी से आपसे कह सकता हूं कि काम कम और हंगामा और शोर शराबा ज्यादा होगा। आर.के. मिश्रा जी। देखिए, अभी सरकार जैसे ही सरकार गठित हुई और सरकार गठित भी नहीं हुई थी, आपने देखा होगा कि किस तरह से शेयर मार्केट का घोटाला सामने आया। और पहली बार आपने देखा होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी लोगों से कह रहे हैं कि आप शेयर खरीदें, गृह मंत्री अपील कर रहे हैं कि लोगों को शेयर खरीदना चाहिए। ये क्या आपको भारतीय इतिहास में पहले कभी दिखा? बिल्कुल नहीं दिखा होगा। नीट के एग्जाम में आपने देखा कि किस तरह से 24 लाख बच्चों का भविष्य दांव पर लगाकर अभी तक उस पर निर्णय नहीं कर पाई है सरकार। नेट, यूजीसी नेट का एग्जाम हुआ, अगले दिन उसे रद्द कर दिया गया। तो विद्यार्थियों को लेकर, युवाओं को लेकर न केवल रोजगार के मुद्दे पर बल्कि शिक्षा के स्तर पर भी ये सरकार गंभीर नहीं दिखाई देती। तो विपक्ष का क्या काम है? विपक्ष तो इन पे सवाल उठाएगी। संसद से सड़क तक हम लोग विद्यार्थियों की इस लड़ाई को ले जाएंगे। आप संसद तक लड़ाई ले जाएंगे विद्यार्थियों की, और बाकी जो मुद्दे आप गिना रहे हैं, मैं सीधे विजय शर्मा जी का रुख करना चाह रहा हूं। विजय शर्मा जी, आपके लिए नहीं लग रहा मामला आसान रहने वाला है? क्योंकि आर.के. मिश्रा जी ने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। नीट है, इसके अलावा अग्निवीर है, इसके अलावा बाकी और जो तमाम मुद्दे अभी इर्द गिर्द घूम रहे हैं वो तमाम मुद्दे हैं। तो वो सारे मुद्दे, और महंगाई बेरोजगारी तो है ही है जिस पर पिछले 10 साल से हंगामा हो रहा है। तो काम कितना चुनौतीपूर्ण रहेगा आप लोगों के लिए? क्या संसद सुचारू रूप से चल पाएगी? विजय जी। देखिए विवेक जी, बात यह है कि विपक्ष अपनी भूमिका निभाए, हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। विपक्ष रचनात्मक भूमिका निभाए और देश की जनता ने जो मैंडेट दिया है वो इनको रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने का दिया है। अभी आपने देखा होगा प्रोटेम स्पीकर के मामले में किस तरह से इनका रुख सामने आ रहा है, जबकि इतिहास में आप देखोगे प्रोटेम स्पीकर का कार्य क्या होता है? ओथ दिलवाना, स्पीकर का चुनाव करवाना। उस पे भी इन्होंने किंतु परंतु, ये नहीं वो नहीं, वो दल छोड़ के आए। भाई आप मुझे बताइए
वो वरिष्ठ है, वरिष्ठतम नहीं है तो वरिष्ठ है, और आज से पहले कभी इस तरह की कोई बात नहीं हुई। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि ये मुद्दे उठाएं, संसद बनी ही मुद्दे उठाने के लिए है, लेकिन संसद जो है इस तरह से जो आचरण आपने पिछले टाइम में देखा कि किस तरह से स्पीकर के ऊपर कागज फेंके गए इंडी गठबंधन के नेताओं के द्वारा, किस तरह से मतलब जो अमर्यादित कार्य वहां किए गए, तो उसको कौन सही ठहरा सकता है? देश की जनता क्या उस तरह के कार्य करने के लिए चुनती है क्या? तो मैं अपेक्षा करता हूं कांग्रेस पार्टी अपनी रचनात्मक भूमिका निभाए। वो कहेंगे हम सवाल पूछते हैं, आप सांसदों को सस्पेंड कर देते हैं। अभी आर के मिश्रा जी कह रहे थे कि वो हम सवाल पूछते हैं, हम ही को सस्पेंड कर दिया जाता है। संसद में सुरक्षा का मामला हमने उठाया, हमको उठा के बाहर कर दिया इन लोगों ने। विवेक जी, आपने देखा होगा कि कई वीडियो आए थे काफी देशों के कि वहां मार पिटाई हो रही है, तो आप क्या चाहते हैं कि देश की प्रतिष्ठा इनके कहने से दांव पे लगा दें? वहां किस तरह से जो स्पीकर साहब उनके मुंह पे कागज फेंके जा रहे हैं, फाड़ा जा रहा है, वहां से छीने जा रहे हैं, तो इसमें आप मुझे बताइए स्पीकर साहब क्या करते? ये सब कुछ होने देते? देश ने जो हमें चुना है, पार्टी को चुना है, क्या ये सब कुछ देखने के लिए चुना है? अब आप मुझे बताइए कि ये मुद्दे उठाएंगे तो हम जवाब देंगे, ये मुद्दे उठाते हैं भाग जाते हैं। तो ये इस तरह से देश की किसी भी आप कोई भी संवैधानिक संस्था हो उसके आप बिना प्रूफ के आप आरोप लगा देते हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चुनाव आयोग हो, कोई भी संस्था लो आप, तो आप देश ऐसे नहीं चलता। आपको कहीं तो विश्वास करना पड़ेगा, कहीं तो। अब आप जिस तरह से आपने मुझे बताया, आंकड़े भी बनाए, इनके इंडी गठबंधन में ही मतभेद है, तरह तरह के मतभेद इनके सामने आ रहे हैं। चलो उस चीज को छोड़ देते हैं, वो ये जाने, इनका काम जाने। हम तो ये कहते हैं कि इनके पास जो भी जनता की भलाई के लिए मुद्दे हैं वो सारे के सारे ये उठाएं। और जहां तक ये पेपर लीक की इसकी बातें कर रहे हैं, आज तो इतना टेक्नोलॉजी जो है आगे बढ़ने का समय है। आपने भी मोबाइल अपना एंड्रॉइड ले रखा होगा, क्या हम पीछे जाएंगे? क्या ये पहले नहीं होता था? 91 में, 93 में जब कांग्रेस की सरकार थी, तब एचपीएससी के लिए किस तरह से सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा। नहीं, वो बात तो ठीक है, लेकिन मैं जी वो बात ठीक है, पेपर लीक पर डिस्कशन भी करेंगे, क्योंकि पेपर लीक पर तो हम लगातार डिस्कशन कर रहे हैं, लगातार डिबेट्स कर रहे हैं। सवाल इसी बात को लेकर है कि विपक्ष अगर पूर्वाग्रह इसी मंशा से आ रहा है, पूर्वाग्रह से ग्रसित है, प्रेम कुमार जी के पास जा रहा हूं, कपिल जी और रामकृपाल जी आपके पास आ रहा हूं, अगर कोई आदमी पूर्वाग्रह से ग्रसित है कि हमको फलानी जगह जाकर हंगामा काटना ही काटना है, हमें बहस नहीं करनी, एक स्वस्थ डिबेट नहीं हो सकती है, सिर्फ हंगामा करना मकसद है, तो फिर सिर्फ हंगामा ही होगा, फिर तो काम हो ही नहीं सकता है। प्रेम कुमार जी। तो विवेक जी, आप ये कैसे मान ले रहे हैं कि विपक्ष पूर्वाग्रह से ग्रसित है? तो आपका स्टेटमेंट भी तो पूर्वाग्रह से ग्रसित हो गया। अभी तो संसद भी शुरू नहीं हुआ, आपने मान लिया कि विपक्ष जो है हंगामा करेगा। मैंने तो आज देखा है कि पी चिदम्बरम जी ने लेख लिखा है इंडियन एक्सप्रेस में। उन्होंने कहा है कि अरुण जेटली जी के इस सिद्धांत को नकार दीजिए कि विपक्ष बाइकाट भी करता है तो भी संसद में उनका पार्टिसिपेशन है, बल्कि विपक्ष का हंगामा भी पार्टिसिपेशन है। ये अरुण जेटली जी के इस सिद्धांत को नकारने की अपील की है पी चिदम्बरम ने, और कहा है कि विपक्ष को सकारात्मक रूप से चर्चा में हिस्सा लेना चाहिए। आज की बात मैं कह रहा हूँ, आज उन्होंने आर्टिकल लिखा है। पर यह ज़रूर है कि देश भर में अगर गुस्सा है एनटीए को लेकर के, शिक्षा विषय को लेकर के, तो छात्र चाहेंगे, देश चाहेगा कि संसद में एकदम पहली बैठक में ही इस पर चर्चा हो, और सरकार भी इस बात को समझ रही है, इसलिए उसने एनटीए के इसको प्रमुख को हटाया है और दूसरे को लाया है। तो उस चीज़ को समझ रही है सरकार। इस बार विपक्ष की ताकत भी है, और इसके अलावा विपक्ष की ताकत है, इसका मतलब सत्ता पक्ष कमज़ोर भी हुआ है। दोनों ही बातें एक साथ हैं, और सिर्फ विपक्ष और सत्ता पक्ष की बात नहीं है। सत्ता पक्ष के भीतर भी जो घटक दल हैं, उनके भीतर भी कई तरह के दांव पेच हैं। बीजेपी को अपने माथत लेने के लिए स्पीकर पोस्ट, तो डिप्टी स्पीकर पोस्ट, तो हमारा मंत्रालय अच्छा नहीं मिला, तो कैसे उन पर दबाव बनाया जाए। तो दबाव तो केवल विपक्ष से नहीं है, सहयोगी दलों से भी है इस सरकार को। नहीं, इसके बाद प्रेम कुमार जी, आपने देखिए, आपने मैं आ रहा हूँ विजय जी, एक सेकंड में आ रहा हूँ। आपने तो मुझे रेल दिया, कोई बात नहीं, चलिए आपका अधिकार है, आप मुझ पर भी सवाल पूछ सकते हैं। पिछले साल मानसून सत्र से पहले संसद में 31 जनवरी से 6 अप्रैल तक बजट सत्र चला था। इसमें 133.6 घंटे निर्धारित किए गए थे काम करने के लिए, लेकिन 45.9 घंटे काम हो पाए।
सिर्फ एक सेशन की मैं बात बता रहा हूं, बाकी सेशन की निकालो तो सब सेशन की यही रिपोर्ट निकलेगा, आपको भी पता है। और आलम यह रहा कि 1952 के बाद किसी भी सेशन में सबसे कम कार्रवाई होने वाला सेशन बना पिछले साल वाला 2023 वाला बजट सेशन। अब बताइए, मैं पूर्वाग्रह से ग्रसित हूं या फिर आंकड़े पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं? संसद अगर नहीं चल पा रहा एक है, मिनट तो प्रेम कुमार जी, अभी 1 हमने मिनट आपको- संसद चलाने के लिए 2.5 लाख का खर्च होता है। ये 5 साल पहले का आंकड़ा है, आज तो उससे भी ज्यादा बढ़ गया होगा। तो मैं तो आम लोगों के पैसे की वकालत तो करूंगा ना, उनके मैं तो पैसों का रकम तो को मैं पूछूंगा ना। विवेक जी, मैं तो रकम को महत्वपूर्ण मानता ही नहीं, क्योंकि देश में एक सही कानून आ जाए तो न जाने कितने ऐसे पैसे वसूल हो जाए, और एक गलत कानून आ जाए तो न जाने कितनी रकम बर्बाद हो जाए। इसलिए इन पैसों का महत्व नहीं है कि संसद की कार्यवाही चलने में इतने खर्च हो रहे हैं, इसलिए मैं इससे सहमत नहीं हूँ। दूसरी बात है कि जब सदन नहीं चलता है, आप पूरा आंकड़ा देखिए ना, थ्रू आउट देखिए, तो इसके लिए ये माना जाता है कि सत्ता पक्ष ने विपक्ष को विश्वास में नहीं लिया। कितनी बार सर्वदलीय बैठक बुलाई, कितनी बार मनाने का प्रयास किया, उसका भी तो आंकड़ा रखिए। अगर सत्ता पक्ष नहीं चाहेगा, अगर इस क्लास टीचर ही नहीं चाहेगा तो क्लास में शांति कैसे रहेगी, सोचना पड़ेगा। सत्ता पक्ष ये वाला आंकड़ा जिम्मेदारी है सत्ता पक्ष के प्रवक्ता को मैंने बुलाया। स्थिर नहीं है, न सत्ता पक्ष स्थिर है, न विपक्ष स्थिर है। आज का सत्ता पक्ष कल विपक्ष था और आगे भी ऐसा होगा। इसलिए आप विपक्ष के का भी जो नेचर है वो ये है कि विपक्ष को मनाना होगा, सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है संसद चलाने के लिए। अब ऐसा गतिरोध हो जाए कि सर्वदलीय बैठक में भी न जाए ठीक है विजय जी, इसका जल्दी से आंसर फिर रामकृपाल जी के पास, कबीर जी के पास जा रहा हूं, जल्दी से विजय जी। प्रेम कुमार जी, वैसे तो ये जवाब जो है कांग्रेस को देना चाहिए, पर चलो आपने भी क्वेश्चन उठाया, मैं आपको जवाब दे देता हूं। हमारे मंत्री किरण रिजिजू जी खड़गे साहब से मिलने गए और उन्होंने बताया भी प्रोटेम स्पीकर की ये बातें हैं, तो उनको किस तरह से अपमानित करने का काम किया गया है। ये क्या स्वस्थ परंपरा है? तो विवेक जी जो बोल रहे हैं वो उसका आधार है। किस तरह से आप देखेंगे, किस तरह से उनकी भाषा है कांग्रेस पार्टी की, इंडी गठबंधन के नेताओं की, कि हम संग्राम कर देंगे, हम संसद में ये कर देंगे। तो क्या आप तो इतने गुणी विद्वान आदमी हो, वरिष्ठ पत्रकार का आपका लिखा हुआ मैं पढ़ रहा हूँ, तो आप ये समझ नहीं सकते हो, एंटिसिपेट नहीं कर सकते हो कि एक आदमी बार बार बोल रहा है कि हम वहाँ ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो आप क्या बोलोगे फिर उसमें? तो कहीं उन्होंने एक मुझे तो इसमें लगता है कि आपकी तरफ से भी और विपक्ष की तरफ से भी ऐसा लगता है कि राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता है ही नहीं, ये सीधा सीधा ये दुश्मनी वाला मामला हो गया है। रामकृपाल जी, विवेक जी देखिए, जब हमारे संसदीय कार्य मंत्री खड़गे साहब के पास जाते हैं, तो इसको क्या बोलोगे आप? ये अस्वस्थ परंपरा नहीं बोलोगे क्या? कैसे एक स्वस्थ लोकतंत्र की कल्पना की जा सकती है जब पक्ष और विपक्ष में इतना टकराव होगा? कैसे लोगों के काम होंगे, पब्लिक का काम होगा, जनता का काम होगा, टैक्स पेयर्स के पैसे का क्या होगा? देखिए, कल से शुरू हो रहा है सदन, और आपने एक बात कही थी कि पिछला जो बजट सत्र था उसका आपने उदाहरण दिया, बहुत अच्छा उदाहरण है वो। और प्रेम कुमार जी कह रहे हैं कि ऐसा पहले भी होता रहा है या होगा, मैं नहीं जानता उस पर। लेकिन दिक्कत यह है कि जब पिछली बार जिसको कह रहे हैं कमजोर विपक्ष था, तब ये हालत हुई थी कि जो पिछला बजट सेशन है शायद सबसे ज्यादा उसमें काम के घंटे जो है वो हंगामे की भेंट चढ़े थे, जैसा आप कह रहे हैं। तो अब जो विपक्ष आया है, आप देखिए जितनी बहस हो रही है, चाहे अखबार में हो चाहे टेलीविजन पर हो, उसमें आम धारणा क्या है? उसमें कहीं से उम्मीद नजर नहीं आ रही है, आशंकाएं नजर आ रही हैं। और जब संभावना की जगह आशंका ले ले, तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पहले से ही यह तय है। मैंने फिर आपके चैनल पर कह रहा हूं कि देखिए, लोकतंत्र की एक बहुत छोटी और सुंदर परिभाषा है, बहुमत का शासन, उसकी नीतियां और अल्पमत का सम्मान। लेकिन दोनों को उसी हिसाब से आना चाहिए। जब पहले से हो रहा है, इस बार हम बता देंगे, इस बार हम बता देंगे, अरे भाई पिछले 10 सालों से आप बता रहे हैं, तब भी फाइनल मैंडेट अभी जून ही चल रहा है, 4 जून को ही फैसला आया है। जनमत ने फैसला दिया है एक पार्टी एनडीए के पक्ष में। इसका मतलब है कि एनडीए की नीतियां जनमत को ज्यादा स्वीकार्य रही बनस्पत आपके व्यवहार के।
आप तीसरी बार एनडीए जो है वो सत्ता में आया है। अब आप ये स्वीकार कर लीजिए, बीजेपी पर या एनडीए पर रिसर्च करने के बजाय अगर विपक्ष ये रिसर्च करे कि 15 साल, अभी तो खैर 11वां साल शुरू होगा, अगला 5 साल भी मैं ये कह रहा हूं कि इस पर सोचना चाहिए। जी। और कहीं से अगर कहीं विपक्ष को गलतफहमी है, उसके हंगामे से लोकप्रियता बढ़ी है और उसके हंगामे के चलते 52 सीट जो है वो 99 हो गई है, तो मैं कहता हूं बहुत गलत ये कंक्लूजन होगा। और एक बात और कही जाती है, धीमे धीमे के रास्ते पर चलकर मनुष्य कभी नहीं के दरवाजे पर पहुंचता है। आने वाली क्या चुनौतियां होगी नहीं, लेकिन आज की तारीख में ये पक्ष का भी, सत्ता पक्ष का काम है कि उसके कहीं आचरण में अहंकार न दिखाई दे, और विपक्ष का भी ये काम है कि राष्ट्र हित के जो मुद्दे हैं उन पे कम से कम आप साथ दीजिए। ये राष्ट्र का साथ देना है, किसी पार्टी का साथ देना नहीं हुआ। जी ठीक है सर। राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती है जी। अच्छे मुद्दे, राष्ट्रीय मुद्दों पर साथ दीजिए। जहां आलोचना की बात है, बिल्कुल आप आलोचना कीजिए, आलोचना का स्वागत। लेकिन अभी संसद सत्र शुरू नहीं हुआ। हाँ। जिस तरह के विचार आ रहे हैं, जिस तरह कपीश की जी। भाषा आ रही है, उससे लगता है कि अंदर बिल्कुल जहर भरा हुआ है और ये दिखाना है कि नहीं, वो पिछली ठीक बार कहा से आपने ज्यादा ताकत हो गई है। रामकृपाल जी, हाँ। वो ठीक कहा आपने। मैं कपीश जी के पास जा रहा हूं। इस बार तो बता देंगे, संसद तो शुरू होने दीजिए। इस एटीट्यूड के साथ साथ क्या विपक्ष अपनी तैयारी कर रहा है? कपीश जी, बहुत स्पष्ट सी बातें हैं कि पिछले लोकतंत्र में जो तानाशाही चली है वो अब नहीं चले। रामकृपाल जी बहुत सी चीजें कह रहे थे, उनका एक बड़ा लंबा अनुभव रहा है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को भी ऐसे ही हंगामों की भेंट चढ़ते हुए संसद देखी है जब यूपीए फर्स्ट की सरकार चल रही। और मैं भी बिल्कुल इस बात को कहता हूं कि संसद जो है चुना ही इसलिए जाता है कि लोकतंत्र के मंदिर में जनता का काम हो सके। हम प्रतिनिधित्व करते हैं अपने देश की जनता। नहीं, लेकिन आज की तारीख में कपीश जी माफ कीजिएगा, आपको आप एक लाइन जोड़ रहा हूं बीच में, आप फिर से बोल दीजिएगा। आज की तारीख में तो ऐसा लगता है कि संसद मसल पावर फ्लेक्स करने का कोई इलाका बन गया हो, जहां पर मैं संसद का सम्मान करते हुए और उसका जो टाइम बर्बाद हो रहा है उस आधार पर ही सवाल पूछ रहा हूं। जहां राजनीतिक पार्टियां मसल फ्लेक्स करती हैं कि भाई मेरे इतने सांसद है, इतना पावर है। मैं आपको अगर पिछले 17वीं लोकसभा की बात बताऊं सर कपीश जी, तो सबसे कम दिन 230-231 दिन की कार्रवाई हुई है, और यह भी 1952 के बाद से सबसे कम हुआ है। आप कह रहे हैं विपक्ष कमजोर है, तो ऐसा कैसे हो गया कि 230 दिन 232 दिन ही कार्रवाई चल पाई? विवेक भाई, यही तो आपको सोचनीय प्रश्न है। ये तो भारतीय जनता पार्टी से करना चाहिए। वो भी पूछ लेंगे, वो भी बैठे हैं, उनसे भी पूछ लेंगे। आजाद भारत के इतिहास में देश का सबसे कमजोर विपक्ष पिछली बार था, और तब आप संसद नहीं चला पाए। क्यों नहीं चला पाए? मसल्स पावर कौन दिखा रहा था? नरेंद्र मोदी जी। मोदी की गारंटी चल रही थी। आपको यहां से अभिमान की बू नहीं आती जब आदमी कहे कि हम बायोलॉजिकल व्यक्ति ही नहीं है, ईश्वर से अपनी तुलना करें और उनके लोग तुलना करें कि भगवान जगन्नाथ भी उनके भक्त हैं। ये वो वाली पार्टी, उसके लिए आप मसल्स पावर पूछ रहे हैं? जब 3 काले कानून इन्होंने बनाए थे और 750 किसान शहीद हो गए थे, वो हमें बताओ कि वो कानून जो है ध्वनिमत से क्यों पारित हुआ था? उस पर बहस क्यों नहीं हुई थी? या पेगासस का मुद्दा रहा हो, या 750 किसान शहीद होने के बाद जब सत्र शुरू हुआ तो केवल नमन करने की बात की कि इस पर चर्चा कर लिया जाए। सत्ता पक्ष क्यों नहीं राजी हुआ? यह सत्ता पक्ष की कमजोरी है कि जो 350 की बहुमत पर बैठा है वो छोटे से सबसे कमजोर विपक्ष से डर रहा था और 200 दिन की भी संसद नहीं चला पाए। ये बहुत बड़ा प्रश्न है। तो ये सत्ता पक्ष की, तो सिर्फ सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी थी? मैं आपको कह रहा हूं कि अगर आप ध्वनिमत से पारित करा दोगे तो नुकसान किसका होगा? किसका हुआ नुकसान? राष्ट्रहित में ये 3 काले कानून लाए गए थे। अगर कोई गाड़ी 2 पहियों से चलती है, उसमें एक पहिया साथ नहीं चलेगा तो 2 पहिए से कोई। विवेक भाई मेरी पूरी बात हो जाने दी। 3 काले कानून जब लाए गए थे तो प्रधानमंत्री जी ने ध्वनिमत से पारित कराया था, और उन्होंने कहा था कि ये 3 कानून देश का प्रकल्पना ही बदल देंगे।
और उसके बाद जब देश हित में उन्होंने वापस लिया 750 किसान शहीद करा के, तो उसको नमन तक नहीं कर पाए। और वह रे सकारात्मक और नकारात्मक तमाम ऐसे अनुभवी लोगों के विश्लेषण चल रहे हैं जो ये नहीं देख रहा कि गिलास में पानी आधा भरा है या आधा खाली है। आप आधा खाली की तो बात कर रहे हैं और आधा भरने की बात नहीं कर रहे कि समाजवादी पार्टी 3 से 37 कैसे हो गई, कैसे कांग्रेस जो है 102 पे पहुंच गई। ये सोचना चाहिए आपको कि मोदी की गारंटी का क्या हुआ। और मैं आज आपको कह रहा हूं, जनता ने देखा है कि कमजोर विपक्ष बनने पर एक ऐसे अध्यादेश और ऐसे कानून बनाए जाते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को अपास्त करने के लिए बनाए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति पे मुख्य न्यायमूर्ति स्वयं भी रहेंगे। आखिर उसके लिए एक काला कानून ये बना करके लाए थे कि नहीं लाए थे? आज हमारी गवर्नमेंट होती तो हम सबसे पहले ये कानून रद्द कर दें। हम किसानों पर एमएसपी की गारंटी का कानून ले आए। ठीक है कपीश जी, जिन कृषि कानूनों की बात करो, कृषि कानून पर बहुत डिबेट करी हम लोगों ने। कपीश जी, उस कृषि कानून को लेकर कांग्रेस का उसके पहले का स्टैंड क्या था, आप वो भी बता दीजिए। जब कृषि कानून की बात हुई थी उस पर पहले कांग्रेस का स्टैंड क्या था? खैर आप कांग्रेस पार्टी से नहीं है, वो आर के मिश्रा जी बता देंगे। तो बात इस चीज वो नहीं, बात इसी चीज की है, स्टैंड लेने की है। वो स्टैंड चेंज होता रहा, बार बार चेंज हुआ है। मैं उस पर जवाब ले लूंगा कपीश जी, लेकिन ये फायदे और सहूलियत वाले स्टेटमेंट, फायदे और सहूलियत वाले स्टेटमेंट से बचना चाहिए कपीश जी। मैं कह रहा हूं फायदे और सहूलियत वाले स्टेटमेंट से बचना चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि 230 दिन अगर पार्लियामेंट चलिए तो ये सरकार की जिम्मेदारी। मैं कह रहा हूं पक्ष और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी। क्यों नहीं विपक्ष की जिम्मेदारी? सरकार नहीं चलेगी। पार्लियामेंट किसके पैसे से चलता है? हमारे पैसे से चलता है, टैक्स पेयर्स के पैसे से चलता है, किसी नेता के पैसे से चलता है क्या? और अरुण जेटली ने सीधे कहा है कि ये संसद चलाना जो है वो सत्ता पक्ष का काम होता है। क्यों सत्ता पक्ष का काम होता है? विपक्ष की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। प्यार से चलवा लीजिए। पक्ष और विपक्ष की दोनों की समानांतर जिम्मेदारी होगी कि नहीं होगी सर? मैं एक ही बात कही है ना, आप मुझे इतने बात जवाब दे दीजिए। इनके जो बड़े नेता थे वो कहते थे कि सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी होती है। विजय जी, मांग रहे हैं कि विजय जी इसका जवाब देंगे, उसके बाद मैं आर के मिश्रा जी आपके पास आ रहा हूँ। विजय जी, कपीश जी को मैं याद दिलाना चाहता हूँ किस तरह से इन्होंने तानाशाही होगी। इनको अब तानाशाही क्योंकि ये कांग्रेस की गोद में बैठ गए तो इनको याद नहीं है किस तरह से 1975 में, अभी 25 तारीख अभी नजदीक आ रही है, 25 जून अभी नजदीक आ रहा है, जब देश में काला कानून जो कैसे किस तरह से लोगों को अंदर ठोक दिया गया, हजारों लाखों लोगों को, जिस समाजवादी का कपीश जी इस तरह से नहीं, मैं आपके बीच में नहीं बोला था ये कपीश जी नहीं, कपीश जी ये बदतमीजी है, ये बदतमीजी है। नहीं एक सेकंड, नहीं बोलेंगे, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल ना करें और अपनी बारी में बोले प्लीज। ये आप लोग ट्रेलर दिखा रहे हैं फिर लोकसभा का, फिर मैं बोलूंगा लोकसभा में यही होना है, लोकसभा में यही होना है। एक एक करके बात कीजिए प्लीज, दोनों मेहमानों से कह रहा हूँ एक एक करके बात कीजिए प्लीज। कपीश जी आप अपने टर्न का वेट कीजिए। आप मुझे बताइएगा, अभी 25 जून को आ रहा है, आप काला दिवस मनाएंगे? आप मुझे बता दीजिए। अच्छा नेक्स्ट मैं चलता हूँ, आप मुझे बताइए। आपका रुख बदल दिया है। आज वो पीडीए की बात कर रही है, आज वो जातीय जनगणना की बात कर रही है। ठीक है, जवाब ले लेते, कपीश जी 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 जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं, चुप कराइए। कपीश जी जवाब ले लेते हैं, कपीश जी एक एक करके हमें यहाँ को पैनलिस्ट का सम्मान करना चाहिए जो हमारे को पैनलिस्ट हैं। मैं जवाब ले लेता हूँ विजय जी से, उसके बाद मैं आर के मिश्रा जी के पास जा रहा हूँ। मैं कहता हूँ इन्होंने आपातकाल का और डिक्टेटरशिप का जब इन्होंने नाम ले दिया तो मैं पूछना चाहता हूँ 25 जून को ये क्या करेंगे? काला दिवस मनाएंगे? जो देश के संविधान के ऊपर काला ठप्पा लगा हुआ है। दूसरा ये अभी मोदी जी के ऊपर पर्सनल आरोप लगा रहे हैं, क्या ऐसे लगाना ठीक है क्या? दूसरा इन्होंने बोला कि पेगासस का मामला जिसकी सुप्रीम कोर्ट में जांच हो चुकी हो, सुप्रीम कोर्ट में मामला जा चुका हो, उसको नए सिरे से भूलने वाले नहीं है। तीसरा इन्होंने किसान आंदोलन का बोला। आप मुझे बताइए, आपने मोदी जी का भाषण सुना, उन्होंने कहा मेरी तपस्या में कहीं कमी रह गई। आपने किस तरह से गुमराह करने का काम किया, आपने किस तरह से वहां पे कहा, ये पूरा देश जानता है, पूरा देश जानता है। आपने चुनाव आयोग की बात, आप मुझे बताइए 70 साल आपके पास सरकार रही, आपने कौन सा ऐसा बनाया? हमने पारदर्शी बनाया। आज विपक्ष का नेता चुनने में
वह साथ बैठता है। क्या ये बात सच नहीं है क्या? ठीक है कपीश जी जवाब दे रहे हैं, उसके बाद आर के मिश्रा जी। कपीश जी जवाब दे रहे हैं और उसके बाद आर के मिश्रा जी। कपीश जी देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि विजय जी को मैं कंसेप्ट क्लियर कर दूं कि 1975 का दांज आप 2024 में नहीं दे सकते। तब की कांग्रेस नहीं है। जिस समय कांग्रेस ने तानाशाही की थी, उसका मुंहतोड़ जवाब देने का काम समाजवादियों ने किया था, और समाजवादियों ने ही दिया था, आपने नहीं दिया था, समाजवादियों ने दिया था। और दूसरी चीज आपको कह दें, आज कांग्रेस पीडीए की बात कर जवाब रही दे है। दीजिए मुझे फिर। वो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कमेटी बनाएंगे, हाई कोर्ट के ऊपर कमेटी बनाएंगे, वहां अल्पसंख्यकों को भरेंगे वहां पे। तो आप मुझे बताइए, आप कोर्ट को नियंत्रण करना चाहते हैं क्या? मैं कहूं तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। आपके पास सारे बाल सफेद हो गए, हम नहीं कहना चाहते, हम आपकी इज्जत रखते हैं। तो आप मेरी बात सुन लीजिए। अरे भाई सुन लीजिए, हम वो शब्दावली का प्रयोग नहीं करेंगे जो आपकी है। मेरी बात सुन लीजिए। मैं साफ ये कह रहा हूं कि कांग्रेस ने अपने आप को एक नए कांग्रेस के रूप में स्थापित किया है। आप देखिए, आज वो पीडीए की बात कर रही है, आज वो जातीय जनगणना की बात कर रही है, वो लोकतंत्र के मूल्यों को स्थापित करने की बात कर रही है। तो आज हमारा उनका साथ है। नहीं तो 2022 में अलग अलग चुनाव क्यों लड़े थे? जब कपीश जी के मूल्यों के साथ कपीश जी 2022 में अलग चुनाव क्यों लड़े थे? फिर इसका भी जवाब दे दीजिए। जी इनसे पूछिए। आज की कांग्रेस अगर इतनी अच्छी है तो आप साथ में चुनाव लड़ते। 2022 विवेक जी पूछिए, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी। मैं एक सेकंड विजय जी बात कर लूं, मैं दो लाइन की बात करना चाहता हूँ। कपीश जी देखिए, रुकिए ना। विजय जी मैं आ रहा हूँ, विजय जी मैं आ रहा हूँ, प्लीज। विजय जी मैं आ रहा हूँ, विजय जी मैं आ रहा हूँ, विजय जी मैं आ रहा हूँ। 2 लाइन की बात करें। हाँ 2 लाइन की बात। हाँ देखिए, उस समय कांग्रेस ने पीडीए और जातीय जनगणना की बात नहीं की। आज वो कर रही है हम साथ। आज वो लोकतंत्र के मूल्यों ठीक है, आज वो आपकी विचारधारा से सहमत है, इसलिए आप लोग साथ हैं। मैं आर के मिश्रा जी के पास जा रहा हूँ। आर के मिश्रा जी, विवेक जी पूछिए इनसे, कर्नाटक में क्यों नहीं करते? एक सेकंड विजय जी अभी पार्लियामेंट सेशन पे डिबेट कर लेते हैं, प्लीज। मैं आ रहा हूँ आपके पास, आपके पास आ रहा हूँ, प्लीज। उसके बाद आप अपना सवाल पूछिएगा। मैं आर के मिश्रा जी से पूछना चाह रहा हूँ। आर के मिश्रा जी, एक रिसर्च रिपोर्ट कहती है कि 17वीं लोकसभा में सबसे कम काम हुए, तो क्या 18वीं में उससे ज्यादा कम होंगे? और अगर कम होंगे तो फिर जनहित के मुद्दों का क्या होगा, लोकहित के मुद्दों का क्या होगा, पार्लियामेंट सेशन का क्या होगा? क्या ये देश की जनता मान के चले कि पार्लियामेंट सेशन एक बार फिर से हंगामे की भेंट चढ़ने वाला है? आर के मिश्रा जी देखिए विवेक जी, 2014 के बाद इस देश में जो सरकार स्थापित हुई, उसने देश की राजनीतिक संस्कृति को बदलने का काम किया। आपको ध्यान होगा, आदरणीय राजीव गांधी जी के समय की बात है, संयुक्त राष्ट्र संघ जाना था तो विपक्ष के नेता आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में डेलीगेशन भेजा गया प्रधानमंत्री की जगह। उसके बाद यही चीज रिपीट हुआ जब आदरणीय नरसिंह राव जी प्रधानमंत्री थे, तो उस समय आदरणीय अटल जी के नेतृत्व में पुनः वो डेलीगेशन भेजा गया। उस समय विपक्ष के नेता का भी सम्मान होता था। 2014 के बाद इन्होंने विपक्ष नहीं, वो अभी वो कह रहे थे विजय जी कि भाई किरण रिजिजू गए तो उनको अपमानित करने का काम हुआ। संसदीय कार्य मंत्री कांग्रेस ने अपमान कर दिया उनका, अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा यहाँ पे। तो मैं अपनी बात पूरी कर लूं अगर आपकी इजाजत हो तो। सर अपनी बात भी पूरी कीजिए, साथ में को पैनलिस्ट का जवाब भी दे दीजिए। हाँ नहीं, वो मैं दे दूंगा, लेकिन 1 मिनट बोलने तो दे, अपनी बात तो रखने दे। जी जी जी। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि इस सरकार ने अपने अहंकार में प्रतिपक्ष को प्रतिपक्ष नहीं समझा, उनको शत्रु समझा। एक तो ये इन्होंने राजनीतिक संस्कृति को जो देश में प्रचलित थी उसको इन्होंने बदला। आपको ध्यान होगा कि दिल्ली विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के केवल 3 सदस्य चुनकर आए, फिर भी उनको विपक्ष के नेता का पद दिया गया। हम 44 थे, फिर भी कांग्रेस पार्टी को विपक्ष के नेता का पद इन लोगों ने नहीं दिया, क्योंकि छोटे मन से काम करने वाले, छुटपन दिखाने वाले नेताओं का वर्चस्व हो गया। अब एक बात समझ लीजिए कि अभी की परिस्थिति क्या है। मणिपुर का मुद्दा होगा, ये बहस नहीं होने देंगे। पेगासस का मुद्दा होगा, बहस नहीं होने देंगे। अग्निवीर का मुद्दा होगा, बहस नहीं होने देंगे। किसानों के काले कानून की बात होगी, बहस नहीं होने देंगे। वहां विपक्ष व्यवधान नहीं पैदा करता है, वहां सत्ता पक्ष सदन को नहीं चलने देता है। ठीक है, 2 एलिगेशन लगा। मैं पहले पे चाह रहा हूं, 2014 के बाद रामकृपाल जी के पास जा रहा हूं। 2014 के बाद राजनीतिक परिपाटी बदलने का आरोप लगाया और विपक्ष को कमजोर रखने का एक प्रयत्न करने का आरोप आर के मिश्रा जी ने, कांग्रेस पार्टी ने लगाया। इस पर जरा रामकृपाल जी जरा इस पर रोशनी डालिए, जो बात आर के मिश्रा जी कह रहे हैं। रामकृपाल जी
मैं केवल अभी ताजा ताजा, चूंकि मिश्रा जी ने उठाया है, जी मैं उनकी याद दिलाना चाहता हूं, जिस सेशन में आपने किया था कि जब तक मणिपुर पर प्रधानमंत्री खुद बयान नहीं देंगे हम नहीं चलने देंगे, आपने ये कसम खाई थी। और आपने, हुआ क्या, तमाम किसानों से संबंधित बिल आया, आप बाइकाट किए। लेकिन जैसे ही दिल्ली का बिल आया, आपने सदन अपनी कसम भूल गए और सदन की कार्रवाई में पार्टिसिपेट किया। याद है? याद है कि नहीं याद है? अब आप बताइए क्या मर्यादाएं थी? आपने पूरी सदन को नहीं चलने दिया इस बात पर कि जब तक मोदी नहीं बयान देंगे नहीं चलने दूंगा। लेकिन दिल्ली का जब बिल पेश किया गया तो उसमें विपक्ष पार्टिसिपेट कर गया। मतलब क्या जनता इस देश की देख नहीं रही है? दूसरी बात, अभी एक हमारे मित्र ने कहा, समाजवादी पार्टी के कपिल जी ने, उन्होंने कहा कि कांग्रेस पहले की जो थी वो कांग्रेस अब की नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। पहले की कांग्रेस क्या थी? 2014 तक कांग्रेस ने सपा को बुला करके मजबूर करके समर्थन लिया, सपा और बसपा का भी, याद होगा। तब समाजवादी पार्टी कांग्रेस की बैसाखी थी। अब जो है, अब कांग्रेस पार्टी सपा की बैसाखी है। तो इसलिए अब कांग्रेस प्रगतिशील हो गई है। ईमानदारी की बात यह है कि जिस तरह से 1992 में एक ही गलती राजीव गांधी ने की थी, कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में नारायण दत्त तिवारी विपक्ष के नेता थे, मुलायम सिंह की सरकार अल्पमत में आ गई थी, राजीव गांधी ने जबरिया उनको कहा कि आप समर्थन कीजिए मुलायम का, और 92 से लेकर के आज 24 हो गया, कांग्रेस फिर कभी उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं बना सकी। तो ये मैं कह रहा हूं, प्रेम कुमार जी को स्क्रीन पर लाइएगा जी, रामकुमार जी पूरा कीजिएगा जी। मैं केवल ये कह रहा हूं कि देखिए, सुविधा के हिसाब से चीजें नहीं करनी चाहिए। जिस पार्लियामेंट में किसानों की बिल पर भी आप बहस नहीं किए, उसका वो त्याग किया। वो दिल्ली का एक विधेयक था जिसका राष्ट्र से कोई मतलब नहीं था। 2000 रामकृपाल जी आपको राजनीति करनी थी। रामकृपाल जी 2019 का आप अगर मैनिफेस्टो कांग्रेस का देखेंगे तो उसमें कृषि कानून की बात की गई है, कृषि कानून प्रॉमिस किया गया, एमएसपी एक्ट खत्म करने की बात की गई है, लेकिन बाद में इसमें स्टैंड बदला गया था कांग्रेस का। शरद पवार जी ने इसका वो पुरजोर विरोध किया था। क्या बात कर रहे हैं आप पहले से? जी, शरद पवार जी का देख लीजिए वो सारी की सारी चीज। जी, खैर हम अभी कृषि कानून पर डिबेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन पार्लियामेंट सेशन पर डिबेट कर रहे हैं। प्रेम कुमार जी इसका जवाब देंगे। प्रेम कुमार जी, देखिए विवेक जी, हम लोग चर्चा कर रहे हैं संसद का सत्र कैसे चले और कहीं खराब ना हो जाए पहले की तरह, इस तरह इसके लिए बिल्कुल। लेकिन कई बार आप देखेंगे ऐसी संसद चलने का क्या फायदा कि आपको कानून बिना तालियां बजा के लाना है और कानून तालियां बजा करके ख़त्म कर देना है, चर्चा नहीं कराना है। तो आप कानून लाएं, पूरी ताकत है आपके पास, फिर भी चर्चा नहीं करा रहे हैं, कानून लाते हैं बिना चर्चा के और फिर उसको ख़त्म भी कर देते हैं। तो इसका क्या मतलब है? ऐसी संसद चलने का क्या मतलब है? जब विपक्ष के नेता राहुल गांधी जब भाषण दे 45 मिनट तो सिर्फ 3 मिनट उनका चेहरा दिखे और बाकी सब स्पीकर का चेहरा और तमाम दूसरी चीज़ें दिखें। ऐसी संसद चलने का क्या मतलब जब विपक्ष के नेता भाषण दें और उनका माइक ही म्यूट कर दिया जाए? तो संसद चलना सिर्फ सत्ता पक्ष और विपक्ष नहीं, आसन की भी जिम्मेदारी होती है। आसन अगर किसी के प्रभाव में आ गया तब भी संसद का चलना और नहीं चलना बराबर हो जाता है। 150 सांसद अगर संसद से बाहर ही फेंक दिए जाए तो संसद कैसे चले? गौतम अडानी का नाम अगर लेना दुश्वार हो जाए तो संसद कैसे चले? चलने नहीं देंगे सत्ताधारी दल। गौतम अडानी का नाम ले लिया, अगर इस तरह से अगर संसद चलेगा, वो तो कांग्रेस पार्टी हाँ नहीं, आप समझ लीजिए इस बात को, संसद नहीं चलने देना जितना आप उसको नुकसान की तरह देख रहे हैं, उसी तरह से बिना रोक टोक के मनमाने तरीके से संसद चलना भी उतना ही बड़ा नुकसानदायक है। रामकुमार जी कह रहे हैं। नहीं प्रेम भाई ठीक कह रहे हैं, लेकिन मेरा केवल इतना ही कहना है। ये कुछ पॉइंट्स तो हैं जिस पर बातचीत की जा सकती है, जो बात प्रेम कुमार जी कह रहे हैं। मैं केवल एक पॉइंट कहूंगा, प्रेम भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं केवल ये कह रहा हूं, विरोध विपक्ष का अधिकार है, उसे करना चाहिए,
लेकिन उस विरोध में भी कुछ सैद्धांतिक ईमानदारी होनी चाहिए। पूरे सेशन को आपने मणिपुर पर एक डिमांड पर कि अगर जब तक मोदी नहीं देते हैं, अमित शाह बयान दे चुके थे, उनको नहीं माना कि जब तक मोदी बयान नहीं देंगे सदन नहीं चलने देंगे। लेकिन जैसे ही दिल्ली का बिल इंट्रोड्यूस हुआ, आप सारा सिद्धांत भूल गए। आपके लिए राष्ट्र बड़ा नहीं था, दिल्ली की आप पार्टी बड़ी थी, क्योंकि वो इंडिया अलायंस का हिस्सा बनने जा रही थी। कौन सा सिद्धांत लेकर के आप विरोध कर रहे हैं? विरोध में भी एक सिद्धांत होना चाहिए। जी ठीक है, मैं इसकी बात कर रहा हूं। जी ठीक है। मैं आर.के. मिश्रा जी इस पर जवाब दीजिए, उसके बाद मैं विजय शर्मा जी और कपिल जी आपके पास आ रहा हूं। आर.के. मिश्रा जी। देखिए, रामकृपाल जी तो हमेशा भाजपा के प्रखर प्रवक्ता बने रहते हैं, इसलिए इनकी इस बात पर मुझे बहुत हैरानी नहीं है। ठीक है, क्योंकि इनके मन में पहले दिन से कांग्रेस का विरोध कूट कूट कर भरा रहता है। ठीक है, तो इसलिए भाजपा का एक प्रवक्ता आप कम भी कर लेंगे तो बात एक ही रहेगी। इसमें एक बात समझ लीजिए, मणिपुर एक वर्ष से जलता रहा, अब जाके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को यह ध्यान आया कि मणिपुर एक वर्ष से जल रहा है, और इंद्रेश जी कहते हैं कि इस सरकार को उसके अहंकार ने हरा दिया, और मोहन भागवत जी कहते हैं मणिपुर पे इस सरकार को काम करना चाहिए था। माननीय प्रधानमंत्री जी एक वर्ष तक पूरी दुनिया घूमते रहे, लेकिन उनको मणिपुर जाने का अवसर नहीं मिला। उनके लिए मणिपुर इस देश का हिस्सा नहीं है। ठीक है, और नड्डा जी कहते हैं हमें आरएसएस जैसे संगठनों की जरूरत नहीं है। तो मूल बात विवेक जी ये है कि आरएसएस और बीजेपी के जो अंतर विरोध हैं, बीजेपी के जो एनडीए के घटक दल हैं, उनके जो विरोधाभास हैं, उनसे ये सरकार परेशान है और ठीकरा विपक्ष पे फोड़ती है। जी विपक्ष अपने सकारात्मक मिश्रा जी है कि वह विपक्ष को लेकर चले और सदन को चलाने में सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष को भी वो लेकर चले। लेकिन ये सत्ता पक्ष में है। देखिए, एक बात मैं अपनी पूरी कर लूं, फिर रामकृपाल जी साहब बात कर लें। मैं ये कह रहा हूं कि माननीय मोदी जी को इन लोगों ने भगवान बना दिया, उन्होंने खुद भी बना दिया परमात्मा। अब सदन चलाने के लिए उनको बायोलॉजिकल होना पड़ेगा, क्योंकि बिना बायोलॉजिकल हुए न तो एनडीए गठबंधन चला पाएंगे न वो सदन चला पाएंगे। तो पहली बात तो उनको बायोलॉजिकल होना पड़ेगा, और मुझे लगता है संघ को भी इसी बात से आपत्ति है कि वो परमात्मा के साथ शायद कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे हैं। तो उन अहंकारों पे रामकृपाल जी कभी बात नहीं करेंगे। जो मुझे आपके बयान से ऐसा लगता है कि आपको शायद, आप लोगों को शायद प्रधानमंत्री से कोई पर्सनल लगाव या अटैचमेंट है। बाकी रामकृपाल जी जवाब दे रहे। रामकृपाल जी। हाँ गौरव जी, मिश्रा जी, मैंने एक तथ्य रखा था, आप उस पर हाँ ना नहीं बोले। आपकी पार्टी ने कहा था सदन तब तक नहीं चलने देंगे जब तक मोदी आके बयान नहीं देंगे। आप दिल्ली विधेयक पर शामिल हुए कि नहीं? झूठ मत बोलिए दाएं बाएं, ये मैं प्रवक्ता हूं, कहा का नहीं हूं। बोलिए सच है या झूठ है? बोलिए। फालतू बातें करते हैं कि आप ये प्रवक्ता हैं। रामकृपाल जी, आपके आक्रोश से मैं आक्रोशित नहीं होने वाला हूँ। नहीं, आक्रोश नहीं। आप क्या चाहते हैं कि सदन कभी ना चले? नहीं, आपने मेरा नाम लिया था। चले सीधे बताइए, दिल्ली बिल पर आप शामिल हुए थे कि नहीं हाउस में? तो विपक्ष का सदन में बहस में शामिल हुए? सिंह के विवेक क्यों भाई? नहीं, तो रामकृपाल सिंह के विवेक पर चलेगा क्या संसद? विपक्ष का अपना नहीं, नहीं है। आप ही ने कहा था कि संसद नहीं चलने देंगे, आप भाग नहीं लेंगे। आप अगर इतने ही मैं कह रहा हूँ कि ये कांग्रेस का जो दोमुहापन है ना, उस समय आप एनडीए को आप चुप्पी साध लेंगे। माफ कीजिएगा, आप पार्टी से तो कुछ नहीं बोलेंगे। नहीं, आप मणिपुर पर तो आप भारतीय जनता पार्टी को बाइकाट कर रहे थे। यहाँ 750 से अधिक किसान हो गए, आपने तो कभी दुख नहीं जताया। आपने तो नहीं कहा कि प्रधानमंत्री जी को उनसे बात करनी चाहिए। ठीक है, एक एक करके लेकिन मैं एक बात आर.के. मिश्रा जी, रामकृपाल जी, मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, किसी को, रामकृपाल जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, किसी के नाम पर किसी को सर्टिफिकेट देना कि वो बीजेपी के एजेंट है या फिर उसका एजेंट है, इसका एजेंट है, ये ठीक बात नहीं है। ये
इससे विवेक जी, एक व्यक्ति तटस्थता पत्रकारों जी। को भी रखना चाहिए, नहीं राजनीतिक ये विश्लेषकों को सर भी रखना चाहिए। इस तरह से आप सर्टिफिकेशन का क्या मतलब है? आर के मिश्रा जी, बयानबाजी और एक नहीं तरफा ठीक बात आलोचना नहीं नहीं कर सकते। आर के उसके लिए मिश्रा जी, विजय शर्मा जी हैं, ऑब्जेक्शन वो ठीक करेंगे बात काम नहीं है ना। उनका आप जो है। किसी का अब वो एज अ जर्नलिस्ट आते हैं, आप उनको किसी का एजेंट बता दीजिएगा, ठीक बात नहीं है। मैं बस इतना इस पर ऑब्जेक्शन अपना 15 साल अपना डाल रहा हूँ। से बहुत एक तिहाई में नहीं पहुंच रहे हैं और आप बात ऐसा जी। करते हैं जैसे आप प्रधानमंत्री जी। आप ही के पार्टी का हो गया है। ठीक है, क्या विजय जी बात कुछ कर कहना रहे चाह रहे हो? हो, उसका कपीछे आ रहा हूं मैं। आर के मिश्रा जी आपसे लौटूंगा ज्यादा आपके मैंने पास। कांग्रेस को देखा है। विजय जी माफ कीजिएगा। जी हैं? आर के मिश्रा जी की अभी जो इन्होंने बोला है, ये ऐसे बोलते हैं, ना तो ये संविधान को मानते हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट को ये आदेश दे देता है और इनके मनमाफिक ना हो, सुप्रीम कोर्ट में उंगली उठा देते हैं, चुनाव आयोग के ऊपर ये उंगली उठा देते हैं। तो ये अपने आप को संविधान से ऊपर मानते हैं और ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी बदल देते हैं। तो अब मैं बताना चाहता हूं, जिस तरह से इन्होंने एक निष्पक्ष पत्रकार के ऊपर उंगली उठाई, ये प्रेम कुमार जी बैठे हैं, क्या पूरी मीडिया जगत के अंदर राहुल गांधी के साथ इनकी तस्वीर और सब नहीं है क्या? किस तरह से इन्होंने क्वेश्चन पूछा, ये किस तरह से बचाव कर रहे हैं राहुल गांधी का, जो सदन में आंख मारता है, वो देश का प्रधानमंत्री बन सकता है क्या? आप मुझे बताइए, कैसे सदन की आप गरिमा की बातें करते हो? एक आदमी जिसको माता बहना नहीं देख सकते हैं, वो सदन में अडानी की बातें करते हो। आप मुझे बताइए, इंडी गठबंधन की एक कांग्रेस उसकी तृणमूल कांग्रेस की एक एमपी डिस्क्वालीफाई हो जाती है सिर्फ इस आधार पे कि उसका वहां से दुबई से वो खुलता है और सिर्फ अडानी के ऊपर क्वेश्चन पूछती है वो। क्या ये बातें नहीं दिखाई देती है क्या प्रेम कुमार जी को? तो बातें करो, ऐसी करो। अब ये मुद्दा उठाते हैं 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट। अरे भैया, आप कोई कंस्ट्रक्टिव बातें कीजिए, कोई मुद्दे की बातें कीजिए, कोई अच्छी बातें कीजिए। हमारे संसदीय कार्य मंत्री आपके अध्यक्ष महोदय के पास जाते हैं, पिछली बातें छोड़ते हैं, आप अगली सीधी करिए। आप करना नहीं चाहते हो, आपके पास कोई विजन ही नहीं है। आप जो है विपक्ष की भूमिका निभाने लायक भी नहीं हो। आपका आचरण ऐसा है, आप तो गुंडाई दिखाते हो, टीवी चैनल पे भी, रोड के ऊपर भी, और आप संसद के अंदर भी। आपके इस देश के इतिहास में क्या कभी इस तरह से हुआ है क्या? जिस तरह से संजय सिंह इनके इंडी गठबंधन के नेता सवाल आपके ऊपर विजय जी सवाल आपके ऊपर ये था, आप जो पहला सवाल मिश्रा जी ने पूछा वो ये पूछा कि आप लोगों ने राजनीतिक परिपाटी चेंज की, आपने विपक्ष को विपक्ष नहीं समझा, विपक्ष का सम्मान नहीं किया और विपक्ष को विरोधी समझा। विवेक जी मुझे बताइए, संसदीय कार्य मंत्री उनके वहां जाके मिलते हैं, तो इसमें क्या गलत कर दिया और फिर उनको अपमानित करते हैं? प्रोटेम स्पीकर पे कब इलेक्शन हुआ है, मुझे आप बताइए। क्या वो वरिष्ठ नहीं है क्या? क्या 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 कहीं संविधान में लिखा हुआ है कि जो सबसे नंबर 1 वरिष्ठतम होगा वही होगा? तो इस तरह से इनको जो है साथ मिलकर देश हित में आगे बढ़ना चाहिए। इनकी सीटें देश की जनता ने 52 से 99 कर दी है, तो कम से कम अब तो समझ ले, अब तो कम से कम 3 बार इन्हें रास्ता विपक्ष का दिखा दिया। लेकिन ये ठीक है, प्रेम कुमार जी जल्दी से कपिल जी आपके पास आ रहा हूं। प्रेम कुमार जी जी देखिए, मैं तो कहूँगा कि राहुल गांधी ने मुझे बुलाया तो मैं गया, मेरी मुलाकात हुई, तस्वीर हुई। विजय शर्मा जी भी बुलाएंगे तो हम उनके पास भी चले जाएंगे, उनके साथ भी मेरी तस्वीर होगी। तो इसमें क्या दिक्कत है विजय शर्मा जी को कि अगर मेरी तस्वीर किसी के साथ दोनों चीजें बताते तो ज्यादा अच्छा होता कि किस तरह से एक वरिष्ठ नेता जिनके दादा परदादा नाना प्रधानमंत्री रहे वो संसद के अंदर आंख मारते हैं, क्या वो भी बता दीजिए। ये शालीनता है क्या? आप मुझे बताइए, वो आपने बात रखी क्या? आपका जब लिखा हुआ है, ठीक है, आंख मारने पर आप सवाल कीजिए, कांग्रेस से कीजिए, आप कांग्रेस से कीजिए, आंख मारने पर सवाल आप कांग्रेस से कीजिए, हमसे उसके मायने मतलब पूछेंगे तो हम बताएंगे। लेकिन किसी के साथ तस्वीर खींच जाने को लेकर आप बताएंगे कि कोई पत्रकार नहीं है, पक्षपात है, तो ये तो सही बात नहीं है। ठीक है, कपिल जी कुछ कहना चाह रहे? कपिल जी, विजय जी का उत्तर हम दे दे रहे हैं तो वो पूछ रहे हैं। पूरा संसद 2014 से सभी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, रामकृपाल सिंह जी भी देख रहे हैं। बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और मैं प्रवक्ता होने से पहले भी उनको बहुत सुना करता था, उनको अपना आदर्श मानता था। मैं निश्चित रूप से आपको ये कह सकता हूं कि ठीक है, हर व्यक्ति का अपना एक वर्जन होता है, वो किसी भी विचारधारा की तरफ झुका हुआ हो सकता है, वो उसको हम लोग फारगो करते हैं, हम लोग कभी ये नहीं लेते। उनके प्रश्नों का उत्तर देना हमारा काम है, हम उत्तर दे रहे हैं। लेकिन विजय जी ने अभी एक बात कही कि राहुल गांधी जी ने आंख मारा। अरे महाराज, एक बात बताइए ना, स्मृति ईरानी ने जब जो है वहां पर आरोप लगाया कि उन्होंने गंदे इशारे किए, उसका क्या हुआ?
86 सांसदों को आपने सस्पेंड किया है महाराज, 86। और रमेश बिधूरी जो मां बहन की गाली दे रहे हो, जो किसी को आतंकवादी बता रहे हो, जो किसी एक धर्म के बारे में क्या क्या कह रहे हो, उनको आपने 5 मिनट के लिए भी सस्पेंड नहीं किया। 5 मिनट। आप बताओ, लोकतंत्र के ऐसे में स्पीकर के ऊपर प्रश्न खड़ा होगा कि नहीं होगा? और जो पहले प्रेम जी ने कहा कि जब कैमरा एक तरफ फिक्स होता है दूसरी तरफ देखता ही नहीं है, जब आवाज म्यूट कर दी जाती है, क्या कभी ऐसा होता रहा है? और आप कह रहे हैं कि सबसे वरिष्ठ को क्यों प्रोटेम स्पीकर दिया है? तो भैया आपसे और क्या कोई उम्मीद कर सकता है? आपसे हम उम्मीद कर सकते हैं। हम लोग 3 वाले को भी दिए थे, ये हम लोग को याद है कि कभी 3 सांसद वाले को भी नेता विपक्ष बनाया गया था। मेरे एक आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिए। टैक्स पेयर के पैसे कहीं जाया तो नहीं जाएंगे इस बार के मॉनसून सेशन में? क्या जो टैक्स पेयर पैसा देता है वो पैसा सदुपयोग होगा, इस्तेमाल में आएगा, संसद की कार्रवाई के घंटे पूरे होंगे? समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन की तरफ से ये शोर करती है जी कि हम जनता से जुड़े मामले उठाएंगे, और अगर उन मामलों पर ये पानी फेरेंगे तो हमें बताओ कि संसद कौन नहीं करेगा। ठीक है। आर के मिश्रा जी, क्या आप अश्योरेंस देते हैं कि हंगामा कम और काम ज्यादा होगा और जरूरी मुद्दे उठाए जाएंगे? अपने यूथ से जुड़ी हुई समस्या उठाएंगे। ठीक है। नीट का जो परीक्षा, ठीक है, हाँ वो तो पॉइंट्स बताएं, नीट, अग्निवीर और तमाम मुद्दे हैं। मिश्रा जी जल्दी से 10 सेकंड। जी, विजय शर्मा जी कह रहे थे कि किरण रिजिजू का अपमान हो गया। मैं आपको बता दूं, ये कांग्रेस की संस्कृति नहीं है किसी को अपमानित करना। ये तो इनके यहाँ भाजपा में ये सब होता है। कांग्रेस पार्टी के यहाँ अगर कोई नेता आएंगे तो उनका अपमान नहीं होगा, ये बात निश्चित रूप से ये समझ लें। दूसरी बात ये समझ लें कि ये इनका अहंकार है, जिस तरह की ये भाषा का अभी भी प्रयोग करते हैं ना, ये भारतीय जनता पार्टी का अहंकार है। ब्रजभूषण शरण सिंह, इस नाम को आप सब लोग जानते होंगे। देश की पहलवान बेटियां जंतर मंतर पर नहीं, आर के मिश्रा जी, सुचारू रूप से संसद चल पाएगा? टैक्स पेयर्स के पैसे का सदुपयोग हो पाएगा? इस पर हाँ ना में जवाब दीजिए, टाइम खत्म हो रहा है मेरे पास, जल्दी से सर। देखिए, विपक्ष की तरफ से पूरा सकारात्मक सहयोग होगा। अगर सत्ता पक्ष खुद ही नहीं चलाना चाहेगी, चलिए ठीक है। लेकिन आप लोग अश्योरेंस तो दे रहे हैं, लेकिन 1 घंटे के इस डिबेट में ट्रेलर तो मुझे यही दिख गया है। रामकृपाल जी को भी ट्रेलर दिख ही गया होगा, बाकी पैनलिस्ट को भी, दर्शकों को भी ट्रेलर नजर आ गया होगा कि भाई संसद सत्र में, मॉनसून सेशन में क्या होने वाला। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको समझ आ गया होगा व्यूअर्स, दर्शकों, कि क्या होने वाला है इस बार के मॉनसून सेशन में, जब पार्लियामेंट में पक्ष और विपक्ष आमने सामने होंगे। तस्वीर अभी अभी आपने देख ली, ये सिर्फ ट्रेलर है, बहुत बड़ी पिक्चर आपको दिखेगी इस बार के सेशन में, ये साफ झलकता है। वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौट रहे हैं, बने रहिए इंडिया डेली के साथ।